बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। थोड़ा वेट कर लेते हैं। साउंड दिया हुआ है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और नेट से कनेक्टेड है आज? चलिए तो एक बार फटाफट रिकैप करा देता हूं कि क्या देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। देखते हैं क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि कैसे करते हैं आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैंने बताया कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है और वहां पे आप करना चाहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देन यू यूज टू गो फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें एक सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। एंड दो सीक्वेंशियल स्टेप्स आर कि पहले आप करते हैं, पहले आप इमैस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर उसका डिबैगिंग करते हैं, देन डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को आप स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करते हैं उसका, देन उसको फिर से कवर कर देते हैं एंड देन उसको टैग करके छोड़ देते हैं कि आखिर ये कौन सा क्रॉस आपने कराया था। मैंने समझाया था कि जो इमैस्कुलेशन है इसे आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बड कंडीशन, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। यहां ये जो मैंने टर्म बोला है कि बड कंडीशन में ही करते हैं इमैस्कुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आप फ्लावर को ओपन होने का वेट करेंगे तब तो आप हाइब्रिडाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पाइसम में तो बड कंडीशन में ही हो जाता है पोलिनेशन। और मैंने कहा था कि अपने पास एक वीडियो है कि कैसे करते हैं आप ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसको बताने के लिए, और जरा फटाफट इसे देख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिख रहा है कि कैसे आप इमैस्कुलेशन करते हैं। ये एक फ्लावर है जिसमें आप स्कैल्पेल का यूज करते हुए अल्टीमेटली फ्लावर से, जो कि बड कंडीशन में ही है, अभी दिख रहा होगा आपको, ये ओपन किया जा रहा है, पहले से बंद पड़ा हुआ था, इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें से एक एक करके सारे स्टेमन्स को निकाला जा रहा है। दिस इज जो अभी हो रहा है, यह है रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम दिस बाइसेक्सुअल फ्लावर, और कंडीशन बड कंडीशन ही था, यानी ये अभी बंद कंडीशन में था। देखे थे अभी आप सामने ओपन किया है यहां पे इस फ्लावर को। अल्टीमेटली स्टेमन को रिमूव किया जा रहा है। रिमूवल करने के बाद आपके पास कोई और डिजायर्ड फ्लावर होगा, जैसे मान लो कोई ड्वार्फ प्लांट से लाए हैं आप पोलन ग्रेन, तो फिर उसका आप फ्लावर तोड़े हैं और वहां से निकाल रहे होंगे आप ये रहा, आप उसका डस्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था ब्रश से करते हैं, आप डायरेक्टली बाई हैंड कर दिया गया है, ये डस्टिंग कर दिया गया और अल्टीमेटली यहां पे टैगिंग किया जा रहा है। यहां यानी ये जो वीडियो है इसमें आपको बैगिंग, डिबैगिंग, रीबैगिंग वगैरह नहीं दिख रहा है। यहां डायरेक्टली इमैस्कुलेशन किया, देन डस्टिंग किया और टैगिंग कर दिया। अब जो आपने लास्ट सेक्शन में पूछा था कि सर क्या जरूरी है बैगिंग डिबैगिंग करना, उसका आंसर आपको मिल रहा है। चूंकि यहां पे एक ही प्लांट करना था, सिर्फ एक प्लांट का ही करना था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपको दिखाने के पर्पज से बनाया हुआ है ये, इसीलिए टाइम लैग नहीं होना था। फटाफट आप रिमूवल किए स्टेमन का और उसमें आप फटाफट डस्टिंग करने वाले थे, टाइम लग नहीं होना था, इसलिए आपने वहां पे बैगिंग वगैरह नहीं करा।
अदरवाइज अगर मास में करते आप यही काम को तो आप अल्टीमेटली बैगिंग, डीबैगिंग, रीबैगिंग जो करना था वो आप करते ही, करना ही पड़ता आपको। तो ये एक वीडियो था जो कि लास्ट लेक्चर से अधूरा रह गया था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहां आपने देखा कि एक ऐसा क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट जो कि आपस में वेरी करते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर में, उसे कहते हैं आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देख रहे हैं कि मेंडल ने क्रॉस किया था बिटवीन होमोजाइगस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। जो F1 मिला था वो हमेशा हेट्रोजाइगस टॉल था, यानी इंप्योर टॉल था। उसका फिर से आपने सेल्फिंग कराया, आपने नहीं, मेंडल ने सेल्फिंग कराया, और F2 जनरेशन में जो मिला था दैट वाज 3:1 रेशियो। ये कैसा रेशियो था? ये था फिनोटाइपिक रेशियो, और जो जीनोटाइपिक रेशियो था वो था 1:2:1। डस्टिंग का मतलब होता है डिजायर्ड पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर रख देना, इसे कहते हैं आप डस्टिंग करना, ठीक है ना। डस्टिंग इज सिंपली प्लेसिंग योर डिजायर्ड पोलन ग्रेन ओवर दैट स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। तो कुछ ऐसा हमने देखा था कि बफरिंग बटा आपके एंड से हो रहा होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा था कि जो F2 जनरेशन है उसमें जीनोटाइपिक रेशियो वाज 1:2:1, जहां पे फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ है। और इसके बाद हमने बात किया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे को एनालाइज करके मेंडल ने 4 अलग अलग कंक्लूजन्स दिए, 4 अलग अलग पोस्टुलेट्स दिए। जो पहला पोस्टुलेट था दैट वाज सेइंग कि हर कैरेक्टर के लिए एक जीन हुआ करता है जो कि 2 अलग अलग फॉर्म में, यानी एलील के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड पोस्टुलेट था वो बता रहा था, वो था कांसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को बता रहा था कि जब कंडीशन हेट्रोजाइगस होता है तो इन दैट हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील ऑफ अ पेयर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो एक्सप्रेस करता है उसे आप कहते हैं डोमिनेंट, जो नहीं करता उसे कहते हैं आप रिसेसिव। सालनी पूछ रही है सर इस प्रोसेस को यील्ड में करने में बहुत टाइम लगेगा, क्या इसका कोई मॉडिफाइड प्रोसेस है? यील्ड में, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, यील्ड में करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं समझ में आया क्या पूछना चाह रहे हो आप। तो जो भी है टाइम लगेगा इसमें, लेकिन यही प्रोसीजर है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन ऐसे ही करते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा इमैस्कुलेशन, आपको ढकना ही पड़ेगा, यानी जो प्रोसीजर मैंने बताया हो तो करना ही पड़ेगा। तो ये था लॉ ऑफ, ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। जो थर्ड पोस्टुलेट था वो बता रहा था अबाउट प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा दोनों जो एलील हैं चाहे वो एक जैसे हो या फिर नॉन आइडेंटिकल हो, यानी होमोजाइगस हो या फिर हेट्रोजाइगस हैं, दोनों एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है रिडक्शनल डिवीजन, जिसे आप कहते हैं मियोटिक डिवीजन, और जब मियोसिस होता है तो हमेशा डिप्लॉयड सिस्टम कन्वर्ट्स इनटू हैप्लॉयड सिस्टम। अब जब आप कहते हैं सिस्टम हैप्लॉयड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि दैट सिस्टम इज हैविंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जब एक ही सेट क्रोमोसोम का है ही तो उस पे एक ही जीन के दोनों एलील कैसे हो सकते हैं? तो ये पुरानी जानकारी थी आपके पास, लेकिन वो जानकारी इसलिए था क्योंकि मेंडल ने बताया। तो ये था कंसेप्ट ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, जिसे आप कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन भी। अब यहां से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो वहां ये जो लॉ ऑफ, ये जो मैंने बताया था आपको कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसी को लिखा हुआ है कि दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सही है। दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसे कहते हैं आप इनहेरिटेंस का फर्स्ट लॉ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेरी बात को सुनिएगा ढंग से, कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने कहा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसे आप कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसे आप कहते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ। अब आप हो सकता है कहें कि सर आप तो कल कुछ और ही कहे थे, ये मेंडल्स फर्स्ट लॉ है। अब अगर आपके मन में भी ऐसा है कि सर आपने तो कल कुछ और बोला था, तो बिल्कुल सही बोले, सोच रहे हैं आप। मैंने कहा था कि कार्ल कोरेन ने
दो चीजें हैं, एक आप कहते हैं कि दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और एक दूसरा फैक्ट यह है कि कार्ल कोरेन ने रीडिस्कवर करा था मेंडलिज्म को, और उन्होंने इसे नहीं, जो सेकंड वाला यानी जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसे कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कोरेंस ने कहा था, इसे नहीं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा, कार्ल कोरेन ने कहा था। तो जब क्वेश्चन पूछे कार्ल कोरेन के हिसाब से तो आपका आंसर बदलना चाहिए। कार्ल कोरेन के हिसाब से लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज नॉट मेंडल्स फर्स्ट लॉ। कार्ल कोरेन के हिसाब से जो फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, क्वेश्चन कार्ल कोरेन को लेके पूछे इसके चांसेस कम हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी के हिसाब से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वही फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, और वही मेंडल्स फर्स्ट लॉ है। ये लॉ क्या था तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, और इसका एक्सेप्शन भी देखेंगे समय आने पे। और एक्सेप्शन क्या देखेंगे आप? एक्सेप्शन में बात करेंगे हम लोग अबाउट को डोमिनेंस, वी विल टॉक अबाउट इनकंप्लीट डोमिनेंस, ये सब इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, जब पढ़ेंगे डिटेल में तब आएगा। ये है लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। इसे आप कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या फिर कहते हैं आप इसे मेंडल्स सेकंड लॉ भी आप इसे कहते हैं। और अगर कार्ल कोरेन के हिसाब से चले तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन कार्ल कोरेन के हिसाब से पूछे इसके चांसेस कम बनते हैं एनटीए में। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है यही सेकंड लॉ इनहेरिटेंस का, यही मेंडल्स सेकंड लॉ है। अंजलि पूछ रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट है या सेकंड, कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस है, और जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जैसे फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन था, वैसे इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये यूनिवर्सली ट्रू है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हां, एक एबनॉर्मलिटी है एंड दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। अब ये क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, इसे आप एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं कह सकते क्योंकि एक एबनॉर्मलिटी है, ये नॉर्मल नहीं, एक एबनॉर्मल केस है। क्या है ये नॉन डिसजंक्शन? तो अगर आप याद करेंगे सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के मेटाफेज 1 में यानी मियोसिस अगर आप देख रहे हैं, तो मियोसिस के मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो दो अलग अलग प्लेन में इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो यहां ये रहा पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ये रहा पेयर ऑफ सेंट्रियोल, और यहां इस पेयर ऑफ सेंट्रियोल से निकल रहा है ऐसे स्पिंडल फाइबर, जो कि कंटिन्यूअस भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं डिटेल में। मोरोलेस ऐसा ही बनता है स्पिंडल apparatus, जिसमें ये दोनों आपस में कैसे हैं, बोथ आर होमोलोगस क्रोमोसोम। समझिएगा अच्छे से, ये दोनों कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है। यानी अगर होमोलोगस है, मैंने कहा अगर कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इस पे लिखा मैंने कैपिटल टी और इस पे लिखा मैंने स्मॉल टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जब एनाफेज 1 आता है, उसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा, ये क्रोमोसोम इस तरफ जाएगा। जो आप कहते हैं कि सेग्रीगेशन होता है दोनों एलील्स का ड्यूरिंग मियोसिस, वो सेग्रीगेशन एग्जैक्टली कब होता है, एनाफेज 1 में होता है कि एनाफेज 2 में होता है, मेटाफेज 1 में होता है, मेटाफेज 2 में होता है। मैं फिर से क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। मैंने अगर समझा दिया है आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, तो आप इस कंसेप्ट को जो पहले आपने पढ़ा है 11th में मियोसिस में, उससे आप कोरिलेट कीजिए एंड जस्ट लेट मी नो कि ये जो सेग्रीगेशन होता है एक जीन के दो एलील का, ये एग्जैक्टली मियोसिस के कौन से स्टेज में होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए कि ये
एक्चुअली सेग्रीगेशन कब होता है, कौन से स्टेज में देखने को मिलता है। मैंने यहां पे बना के रखा है, ये मेटाफेज 1 है। अगर आपके पास आंसर है तो फटाफट आंसर कीजिए। कई लोग कह रहे हैं एनाफेज 1, स्वर्णदीप कह रहा है मेटाफेज 1। अगर कोई और आंसर है तो मुझे बताइए। एनाफेज 2 भी आंसर है पायल का, रितिका का भी आंसर है एनाफेज 2, साक्षी का आंसर है एनाफेज। एनाफेज तो कोई स्टेज ही नहीं होता बेटा मियोसिस में, दैट विल बी आइदर एनाफेज 1 और इट विल बी एनाफेज 2। एनाफेज कोई स्टेज नहीं होता है मियोसिस में, है ना, दिस इज ब्लंडर। कोई कह रहा है पैकेटिन स्टेज है, कोई सिंपली कह रहा है मेटाफेज है। मैं आपको बता दूं, मियोसिस की जब आप बात करते हैं तो कोई मेटाफेज, कोई एनाफेज, कोई टेलोफेज नहीं आता। वहां होता है तो मेटाफेज 1 या फिर मेटाफेज 2, होता है तो एनाफेज 1 या फिर एनाफेज 2। देयर इज नथिंग लाइक एनाफेज और मेटाफेज और प्रोफेज और टेलोफेज, वैसा कोई स्टेज होता ही नहीं है। आपको हमेशा 1 या फिर 2 बोलना पड़ता है, अदरवाइज ये ब्लंडर है, आंसर एब्सर्ड है, ऐसा होगा ही नहीं। तो चलिए, मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर क्या था, एनाफेज 1 था, एंड दैट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो एनाफेज 1 ही है जब एक ही जीन के दोनों एलील सेग्रीगेट होते हैं। जरा ये देखो, ये मेटाफेज 1 के टाइम पे 2 प्लेट बना है। जब एनाफेज 1 आएगा तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम इस तरफ आएगा, ये क्रोमोसोम इस तरफ आएगा। जब टेलोफेज आएगा तो यहां इस पोल पे बन जाएगा न्यूक्लियस, इस पोल पे बन जाएगा न्यूक्लियस, और फिर अल्टीमेटली 2 सेल्स बन जाएंगे। तो जो 2 नए सेल्स बनेंगे इस सिचुएशन के हिसाब से, तो एक में क्या होगा, कैपिटल टी होगा, और दूसरे में क्या होगा, स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए थे। कब अलग अलग हुए थे, एनाफेज 1 के टाइम पे। तो आपने आंसर बिल्कुल सही कहा था कि एनाफेज 1 इज द एक्चुअल स्टेज ऑफ मियोसिस ड्यूरिंग विच एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर। तो एनाफेज 1 के टाइम पे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, नॉन डिसजंक्शन क्या है। अब अगर जो नॉर्मल था कि इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक को इस पोल पे आना चाहिए था, एंड दिस क्रोमोसोम वाज सपोज्ड टू मूव टुवर्ड्स दिस पोल, ये नॉर्मल हुआ। लेकिन एबनॉर्मल क्या है, अगर दोनों के दोनों कहें भैया हम तो साथ में ही चलेंगे जहां जाएंगे, ये दोनों इधर मूव कर गए या फिर दोनों के दोनों इधर मूव कर गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो ये सेल बनेगा, मान लीजिए मैंने कहा ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, सपोज इन माई एग्जाम्पल ये दोनों क्रोमोसोम इस पोल पे मूव कर गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इधर एक सेल बनेगा उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होगा, और इधर वाले में कोई नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम ही नहीं गया इधर। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अपने आप में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का तो एक्सेप्शन जैसा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी होने चाहिए थे अलग अलग, लेकिन अलग अलग हुआ नहीं, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पे चला गया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पोल पे ही शिफ्ट कर जाना ड्यूरिंग एनाफेज 1, इसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, जो कि है एबनॉर्मल फेनोमेनन। ये अपना पे म्यूटेशन है। आप जब बात करेंगे अबाउट म्यूटेशन तो वहां पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो म्यूटेशन है। तो नॉन डिसजंक्शन क्या है आपको समझ में आ गया है, ये एक एबनॉर्मलिटी है, इसे आप नॉर्मल नहीं मान के चलेंगे, इसलिए आप इसका एक्सेप्शन यूजुअली इसे नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, तो डिजीज कंडीशन है, ये तो एक म्यूटेशन हो रहा है, ये तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसलिए कई बार इसे लिखा हुआ मिलेगा कि एक्सेप्शन है, कई बार ये डिबेटेबल है, कई बार लोग कहते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन कैसे हुआ है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया है, इसको कैसे मानेंगे आप, एक्सेप्शन जैसा। तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया है कि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। प्रज्ञा कह रही है सर आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं अभी वो ब्लर है, क्लियरली विजिबल नहीं है। लगता है मैंने ग्रीन पेन यूज कर लिया है, ग्रीन इंक यूज कर लिया है, ग्रीन कलर यूज कर लिया है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। चलिए एक बार जूम करते हैं, अगली बार से ग्रीन यूज नहीं करूंगा, जरा इसको खाली जूम कर दीजिए बस। तो वैसे भी कुछ नहीं दिखा है अगर, तो कुछ परेशानी वाली बात है नहीं, कुछ नया मैंने बोला नहीं है। अंजलि कह रही है नॉन डिसजंक्शन होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अरे अंजलि मैंने कह दिया ये तो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन का असर तो डेडली हो सकता है ना, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है म्यूटेशन होने के चलते, तो है ना। तो म्यूटेशन तो अलग चीज है, आप बात करें डिटेल में, म्यूटेशन के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो फिलहाल म्यूटेशन वाले एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, म्यूटेशन वाले इफेक्ट को छोड़ देते हैं और बात करते हैं
इसी पे फोकस करते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। तो यही है सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को कहते हैं मेंडल सेकंड लॉ। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ एलील ऑफ अ पेयर सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर, यानी जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी जीन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैं फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूं, 20 मिनट निकल गया, रिवीजन कराते कराते ही आगे बात करते हैं और बात करते हैं बैक क्रॉस के बारे में। अब ये जो बैक क्रॉस है इसके बारे में बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ आइदर ऑफ पेरेंट्स इज बैक क्रॉस। यानी अगर मैंने कहा कि कैपिटल टी का क्रॉस कर रहे हैं अपन स्मॉल टी के साथ, तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि ब्लर आ रहा है। तो यहां तो ब्लर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट जारी रखते हैं। तो मैंने कहा कि ये F1 हाइब्रिड है अपने पास। अब इस F1 हाइब्रिड का अपने किसी भी पेरेंट के साथ, इसके साथ या फिर इसके साथ क्रॉस कर देना ही क्या है? बैक क्रॉस है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्यों ब्लर है। देखते हैं, ब्लर है, ठीक है, बहुत कोजी फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप दिख रहा है ना सब कुछ। चलिए, तो पढ़ने लायक तो दिख रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं। कुछ यस बेटा, ये कुछ ऐसा समस्या है जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जबरदस्त बफरिंग हो रहा है आयुष। कोई कह रहा है बिल्कुल सही है सर, कोई कह रहा है जबरदस्त बफरिंग हो रहा है। चलिए, अब जैसा है मैंने इनको बोला हुआ है, ठीक कर रहे होंगे, हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। तो मैंने कहा क्रॉस है, यानी क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव इंडिविजुअल इज टेस्ट क्रॉस। अब यहां पे रिसेसिव इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट ही है, इसलिए आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव पेरेंट। अदरवाइज अगर पेरेंट रिसेसिव नहीं भी है किसी केस में अगर, तो सिंपली आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ रिसेसिव इंडिविजुअल। अब वो पेरेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसका क्रॉस इसी के रिसेसिव के साथ कर देना ही क्या है? टेस्ट क्रॉस है। और इसका क्रॉस इस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कर देना क्या है? यही आउट क्रॉस है। कुछ भी नया नहीं बोला है मैंने, सब पुरानी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जरा यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बैक क्रॉस इज a cross in which F1 individual are crossed with any of their parents, बता दिया मैंने आपको। Then when F1 individual is crossed with dominant parent, then it is termed out cross। देखा आपने out cross। The generations obtained from this cross all possess dominant character, so no analysis is possible in F1 generation। अब ये क्या लिखा है इसे समझने के लिए आप जरा 2 मिनट का होल्ड रखेंगे, अपने आप ये लाइन क्लियर हो जाएगा। प्रज्ञा, सर आई हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन व्हेन यू विल डिस्कस
इट क्वेश्चन पूछ दो, मुझे बेटा याद रहता नहीं है ना, ऐसा कैसे होगा कि आपको क्वेश्चन याद है? मुझे जस्ट लेट मी नो कि क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कर दूंगा, पढ़ाने के लिए आया हूं, डिस्कस करूंगा बिल्कुल। आप क्वेश्चन तो पूछो, अब कल पूछे होगे, मुझे कैसे याद होगा अभी क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो आगे देखते हैं, व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ये भी जानते थे अपन। और ये जो आगे लिखा हुआ है इसे मैं रीड नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर वापस समझाऊंगा इसे। अब ये जो टेस्ट क्रॉस है, इस टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट मेंडल ने दिया, या मैं ऐसे कहूं कि मेंडल ने ही प्रपोज किया ये कंसेप्ट कि हाँ भैया कुछ टेस्ट क्रॉस भी होता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अब यहां देखिएगा कि टेस्ट क्रॉस क्या है, जरा समझिएगा। एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है मैंने, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी दिक्कत ना हो, आपको समझिएगा अच्छे से। जो टेस्ट क्रॉस है ये एक्चुअली एक क्रॉस है टू नो द जीनोटाइप ऑफ एनी इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रॉस किया कैपिटल W का स्मॉल w के साथ, जहां पे ये W में क्या बता रहा हूं, ये है पर्पल कलर वाले फ्लावर, और स्मॉल w मतलब रिसेसिव है, यानी ये कैसे हैं, व्हाइट कलर वाले फ्लावर्स हैं। अब जब आप इसका क्रॉस करोगे तो इट विल बी कैपिटल W स्मॉल w। दिखेगा कैसा ये, तो ऑब्वियसली दिखेगा ये पर्पल ही दिखेगा ये तो। अब ये जो पर्पल दिखेगा, ये आप जब क्रॉस करा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि पर्पल है और व्हाइट है, आपको थोड़ी जीनोटाइप दिख रहा है। आपने बस करा दिया पर्पल और व्हाइट का क्रॉस, देखा आपने कि सारे ऑप्शन कैसे हैं, पर्पल वाले हैं। अब ये जो पर्पल है ये वेदर होमोजाइगस पर्पल है कि हेट्रोजाइगस पर्पल है, ये पता करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि ये जो पर्पल दिख रहा है ये इसका जीनोटाइप कैसा है। इफ यू वांट टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ दिस पर्पल फ्लावर, यू विल गो फॉर टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का नाम टेस्ट क्रॉस क्यों है, क्योंकि आप ये क्रॉस करके टेस्ट कर पाते हैं कि ये जो F1 हाइब्रिड है वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। ठीक बात है, जरा करके देखते हैं कैसे समझ में आएगा। तो अब ये आपके पास पर्पल कलर वाला ये F1 प्रोजेनी है, आपको पता करना है कि ये जो पर्पल है ये होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, यानी आपको पता करना है जीनोटाइप। जीनोटाइप पता करने के लिए आप करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब माना मैंने कि ये मुझे पता करना है कि ये कैसा है, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अब मैंने माना एक बार कि ये कैसा है, मैंने माना कि ये हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल W स्मॉल w है। अब अगर ये कैपिटल W स्मॉल w है, इसका मुझे करना है टेस्ट क्रॉस, यानी इसका क्रॉस करेंगे अपन स्मॉल w के साथ, क्योंकि टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विद रिसेसिव पेरेंट। तो यहां आप क्रॉस करेंगे इसका रिसेसिव के साथ, यानी स्मॉल w के साथ। अब अगर इसका गैमेट देखें अपन, तो ये जो टेस्ट क्रॉस किए थे आप, यानी आप किए थे स्मॉल w के साथ, तो वहां से गैमेट बना स्मॉल w, यहां से बना गैमेट कैपिटल W स्मॉल w। ये कैपिटल W स्मॉल w यानी पर्पल हुआ। अगेन ये कैपिटल W यहां से आया स्मॉल w यानी पर्पल हुआ। यहां से स्मॉल w है, यहां से भी स्मॉल w है, यानी व्हाइट हो गया। और यहां से भी स्मॉल w है, यहां से भी स्मॉल w है, तो ये भी कैसा हुआ, व्हाइट। यानी अगर ये जो फ्लावर है ये हेट्रोजाइगस पर्पल है, उस केस में आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट या फिर पर्पल कहते हैं, एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। 1:1 का फिनोटाइपिक रेशियो दिख रहा है, दोनों मिल रहे हैं, पर्पल भी मिल रहा है और व्हाइट भी मिल रहा है, दोनों का प्रोपोर्शन बिल्कुल बराबर है। अब इधर देखते हैं। अब अगर माना मैंने कि ये कैपिटल W वाला है, या फिर अगर कैपिटल W वाला होता ये पर्पल,
इसका हम लोगों ने कराया टेस्ट क्रॉस, यानी स्मॉल डब्ल्यू के साथ टेस्ट क्रॉस किया आपने, तो ये रहा इसके गैमेट स्मॉल डब्ल्यू, ये रहा इसका गैमेट कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। अब ये तो ऑब्वियस है कि इस प्लांट के दोनों एलील कैपिटल डब्ल्यू ही हैं, इसीलिए सब में चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो या फिर ये हो, सब में कैपिटल डब्ल्यू तो जाएगा ही। यानी इधर से क्या आएगा आप उसको इग्नोर भी कर दें तो समझ में आ रहा है कि भाई सबको तो पर्पल ही होना चाहिए, क्योंकि सब में कैपिटल डब्ल्यू तो इधर से जा ही रहा है। अब यहां जब ये होमोजाइगस पर्पल था तो आपको दिख रहा है ऑल फ्लावर्स आर वायोलेट, और अगर हेट्रोजाइगस पर्पल था तो आपको दिखा था 50% वायोलेट थे और 50% कैसे थे, व्हाइट थे। तो जब सारे के सारे पर्पल ही दिखें, ये कब हुआ, जब आपने माना कि ये कैपिटल डब्ल्यू है, यानी होमोजाइगस पर्पल है। यानी अगर ऐसा रिजल्ट है कि सब के सब वॉलेट हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकालते हो आप? ऑब्वियस सी बात है, कंक्लूजन ये कि ये जो अननोन फ्लावर था जिसे मुझे पता करना था जीनोटाइप, वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट अगर रहा होगा तभी सब के सब मुझे वॉलेट दिखेंगे। और यहां देखें, अगर 50% मुझे मिला है वॉलेट, 50% व्हाइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हेट्रोजाइगस रहा होगा, तभी ये मुझे कंडीशन देखने को मिल रहा है। यानी इसका अगर ऐसा रिजल्ट मिला तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अननोन फ्लावर इज हेट्रोजाइगस। तो आपने ये इस प्लांट का टेस्ट क्रॉस करके ये कंफर्म कर लिया बेस्ड ऑन रिजल्ट कि ये आखिर है कैसा, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, इसलिए इसका नाम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब क्वेश्चन है आस्था का कि सर अगर कंटिन्यूअसली बैक क्रॉस किया जाए तो विल इट रिजल्ट इन दी डिप्रेशन। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में अबाउट इनब्रीडिंग डिप्रेशन थोड़ा बहुत। चलिए तो फिलहाल उसको रहते हैं, छोड़ देते हैं बेटा आस्था, अभी अपने आप आ जाएगा वो। तो ये था टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट, जहां आप क्रॉस करते हैं F1 इंडिविजुअल का विथ रिसेसिव जीनोटाइप। क्यों करते हैं, तो टू टेस्ट दी जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल। ये है टेस्ट क्रॉस, ये एनसीईआरटी का ही है। मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, अगर कुछ पूछने का है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही है टेस्ट क्रॉस। फिर से रिपीट करने का है, चलो फिर से रिपीट करता हूं, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे इसका मतलब आप लोग। चलो फिर से रिपीट करता हूं मैं पूरा। मैंने कहा कि एक क्रॉस किया हुआ है एक पर्पल यानी व्हाइट कलर वाले फ्लावर का, प्लांट का व्हाइट कलर वाले के साथ। हां समझा रहा हूं, तो आप क्रॉस कर रहे हैं पर्पल या फिर वॉयलेट का व्हाइट के साथ। चूंकि मेंडेलियन क्रॉस में आप पेरेंट्स को होमोजाइगस रखते हैं, इसीलिए ये कैपिटल डब्ल्यू वाला पर्पल है, ये स्मॉल डब्ल्यू वाला व्हाइट है। क्रॉस किया तो ऑब्वियस ही बात है, यहां से गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू, ये लिखा मैंने कैपिटल डब्ल्यू, यहां से क्या बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू। दूसरा कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये रहा अपना F1 इंडिविजुअल। अब मेंडल जब काम कर रहे थे तो हमने देखा है अबाउट फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच, रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। वो तो फिनोटाइप देख रहे थे और फिनोटाइप देख के जीनोटाइप पता कर रहे थे, जिसे आप कहते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स अप्रोच। तो फिनोटाइप मुझे दिख रहा है, मेंडल को दिख रहा था कि पर्पल है, लेकिन पर्पल कैसा है, ये तो हो सकता है ना कि कैपिटल डब्ल्यू हो या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो, दोनों हो सकता है। यही पता करना है कि आखिर कैसा है ये पर्पल, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। अब ये टेस्ट करने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, आप इसका क्रॉस करते हैं विथ रिसेसिव इंडिविजुअल, जिसे आप कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्यों कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस, क्यों कहा, क्योंकि इससे आप टेस्ट कर पाते हैं F1 का जीनोटाइप। अब अगर ये पर्पल दिख रहा है तो हो सकता है ये कैपिटल डब्ल्यू वाला पर्पल हो या फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला पर्पल हो। यही तो 2 केस हो सकता है पर्पल का, कोई और तीसरा केस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब अगर ये ऐसा हेट्रोजाइगस पर्पल है अगर,
तो इससे गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू किया है मैंने टेस्ट क्रॉस, यानी स्मॉल डब्ल्यू गैमेट बना यहां से इसका। जब आप पनेट स्क्वायर बनाए तो आप दिख रहा है ये 50% पर्पल है, 50% व्हाइट है। अब इधर देखें, अगर ये होमोजाइगस पर्पल होता यानी कैपिटल डब्ल्यू होता तो दोनों गैमेट्स कैसे होते, कैपिटल डब्ल्यू होते। इधर से क्या आया, स्मॉल डब्ल्यू क्योंकि आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, वॉयलेट हो जाएंगे, क्योंकि सब में कैपिटल डब्ल्यू तो जा ही रहा है। यानी अगर सारे के सारे फ्लावर्स मुझे वॉयलेट या फिर पर्पल दिख रहे हैं तो वो ये पर्पल वाला कैसा था, होमोजाइगस था। और अगर मुझे 50% पर्पल 50% व्हाइट दिख रहा है यानी ये कैसा था, हेट्रोजाइगस पर्पल था। ये कंफर्म हो गया, ये टेस्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, सौमिली का क्वेश्चन है, अननोन फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों का ही रिजल्ट मिला है टेस्ट क्रॉस करके। अरे दोनों का रिजल्ट मिला है बेटा, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है ना। यहां रिजल्ट क्या मिला कि 50% पर्पल 50% व्हाइट, तो यहां अलग रिजल्ट मिला। यहां सबके सब पर्पल, यहां अलग रिजल्ट मिला। अब ये सबके सब पर्पल कब मिलेंगे, जब ये कैपिटल डब्ल्यू होगा तभी ना मिलेगा। हमने क्या माना था, ये कैपिटल डब्ल्यू है, अगर ये माना तो ये रिजल्ट मिला। यानी अगर कोई प्लांट कैपिटल डब्ल्यू वाला जीनोटाइप वाला होगा तो सब के सब उसके टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, पर्पल वाले मिलेंगे। और अगर हेट्रोजाइगस रहा होगा तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रिजल्ट में डिफरेंस दिख रहा है, आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये ऐसा है या फिर ऐसा है। सिंपल था ये तो। क्वेश्चन है रुपेश का, सर होमोजाइगस जीन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है, होमोजाइगस जीन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करना है और हेट्रोजाइगस जीन का क्रॉस के साथ करना है। क्या बोल रहे हो रुपेश, क्या बोला है मैंने, तुम क्या बोल रहे हो। मुस्कान का है, सर F2 जनरेशन में हेट्रोजीनस है कि होमोजीनस है, ये देखने के लिए पेरेंट से क्रॉस होगा कि F1 जनरेशन से। ये तो खुद F1 है, F1 का पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। ये तो खुद F1 ही है ना, दिस इज F1। अब ये F1 जो है, जो पर्पल है, ये कैसा पर्पल है, यही पता करने के लिए आप पेरेंट के साथ क्रॉस किए थे। कौन सा पेरेंट, रिसेसिव, तभी तो आप कह रहे हैं टेस्ट क्रॉस है, तभी तो मैंने क्रॉस किया है। ये रहा आपके पास ये पर्पल वाला, जिसे मुझे पता करना है कि कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, इसका टेस्ट क्रॉस किया, यानी स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस किया है। ठीक बात है, बहुत मुश्किल बना दिया तुम लोग, इतना मुश्किल तो था नहीं। रुपेश कह रहा है, सर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस, ठीक है, का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट जीन से क्रॉस नहीं कर सकते, वो आउट क्रॉस होगा। टेस्ट क्रॉस करते हैं आप जब पता करते हैं, पता करना होता है जीनोटाइप, न कि आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्योंकि अगर आप आउट क्रॉस करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, आप घर पे इसी का करना आउट क्रॉस, आप करना कैपिटल डब्ल्यू, सबको दे रहा हूं एक काम। आप क्या करना, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर टेस्ट क्रॉस ही क्यों करना है, आउट क्रॉस भी कर सकते हैं क्या जीनोटाइप पता करने के लिए। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस ही क्यों किया जाए, आउट क्रॉस कर सकते हैं क्या, तो आप इसका और इसका आउट क्रॉस करना और देखना क्या रिजल्ट में अंतर है। क्या जैसे यहां दो रिजल्ट अलग अलग दिखें, वैसे आप इसका आउट क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा अलग अलग। यानी आप पता नहीं कर पाएंगे आउट क्रॉस से कि ये हेट्रोजाइगस पर्पल है कि होमोजाइगस पर्पल है। इसीलिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट करने के लिए। आउट क्रॉस से पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों में सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये था शिवम कह रहा है, सर F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस होगा तो कैपिटल डब्ल्यू ट्रेट कहां से आया। अरे
ये जब क्रॉस किया पर्पल का व्हाइट के साथ, तो मैंने बता दिया ना कि तो होमोजाइगस है। मेंडल को थोड़ी पता था कि वो बिल्कुल होमोजाइगस ही है। ही वॉज मेकिंग श्योर कि ये होमोजाइगस हो, लेकिन कंफर्म कर थोड़ी उनको पता कि हाँ कैपिटल डब्ल्यू ही होगा। उनको तो सिर्फ फिनोटाइप दिख रहा था कि ये पर्पल है और ये व्हाइट है। बात समझ आ रही है? उनको तो यहां पे दिख रहा था कि F1 पर्पल है। अब पर्पल कैसा पर्पल है ये पता करना है। ये तो मैंने लिख दिया था, आपको समझ में आया कि हाँ सब तो लिखे हुए हैं ऐसा। लेकिन जब क्रॉस करेंगे पर्पल का व्हाइट के साथ, तो पर्पल दिखेगा। अभी पर्पल कैसा दिखेगा ये कंफर्म करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ये अगर क्रॉस किए होते अपन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो भी पर्पल ही होता ना। बात समझ आ रही है आपको? अगर यहां पे कैपिटल डब्ल्यू ना रख करके कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू तो भी ये पर्पल ही होता ना। तो मैनुअल को थोड़ी पता चल रहा था कि जीनोटाइप क्या है, उनको तो सिर्फ फिनोटाइप दिख रहा था। अब वो फिनोटाइप के हिसाब से जीनोटाइप पता करने चले थे, जिसके लिए वो कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस। ये पर्पल है, लेकिन कैसा पर्पल है पता करना है, इसके लिए किया था टेस्ट क्रॉस, ना कि आउट क्रॉस। मैंने कहा है आउट क्रॉस करेंगे तो अंतर नहीं आएगा। ये और ये जीनोटाइप देखोगे तो टेस्ट क्रॉस करने के बाद भी जैसे रिजल्ट में अंतर आया है यहां पे, वैसे रिजल्ट में अंतर वहां पे नहीं आएगा। इसीलिए आप जीनोटाइप पता करने के लिए आउट क्रॉस नहीं टेस्ट क्रॉस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, जो कि है रेसिप्रोकल क्रॉस। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हैं टेस्ट क्रॉस को लेकर के। आई विल से कि जो मैंने समझाया है उसे आप रीड कीजिए, जो मैंने बोला है उसको ढंग से समझिए। अपने आप सारा जो आप कुछ पूछ रहे हैं ये सारा आंसर आपको मिल जाएगा। चूंकि इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है कि मैं सबको अगर आंसर करता फिर हूं तो 9:15 बज जाएगा ऐसे ही। तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर गारंटी के साथ कोई डाउट नहीं बचेगा। आप एक बार आउट क्रॉस करके भी देखिएगा, तो आपका जो क्वेश्चन था कि आउट क्रॉस क्यों नहीं करेंगे, टेस्ट क्रॉस क्यों करेंगे जीनोटाइप पता करने के लिए, उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये क्या है, तो इसे समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आप कि मेरे जो फादर थे वो टॉल थे और जो मेरी मदर हैं वो ड्वार्फ हैं। मान लिया टॉल है, मतलब कैसे टॉल हैं? पापा कैपिटल टी है और मदर कैसी हैं? स्मॉल टी जीनोटाइप है मेरी मदर का। अब जब मैं अपनी बात करता हूं कि मेरा जीनोटाइप क्या होगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा, यानी मैं कैसा हूंगा? टॉल ही हूंगा। कभी ड्वार्फ हो सकता हूं क्या? नहीं, ऑफस्प्रिंग कभी भी इनका ड्वार्फ होगा ही नहीं। ना मेरे कोई भाई ना कोई मेरी बहन ड्वार्फ होगी अगर ऐसा जीनोटाइप मेरे फादर मदर का है। तो ये पेरेंट हुआ और ये F1 इंडिविजुअल हुआ। आगे अब समझिएगा मेरी बात को। अब अगली बार अगर मैं कहता कि मेरे फादर जो हैं वो ड्वार्फ हैं, यानी स्मॉल टी हैं, और जो मेरी मदर हैं वो है टॉल, यानी कैपिटल टी है, तो मेरा जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी मैं कैसा होऊंगा? टॉल। अब ये जो मैंने सिचुएशन लिखा ये पहला है एंड दिस इज सेकेंड वन। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने सेक्स रिवर्सल किया है, यानी इस बार यहां मैंने मेल को रखा है टॉल, फीमेल को रखा है ड्वार्फ। अगली बार सिर्फ मैंने सेक्स चेंज कर दिया है, इस बार मेल है ड्वार्फ और फीमेल है टॉल। यानी सेक्स चेंज करने के बाद, सेक्स रिवर्सल करने के बाद जो F1 का फिनोटाइप है या फिर F1 का जो जीनोटाइप है उसमें कोई फर्क पड़ा क्या? अगर मेरे फादर टॉल हैं, मदर ड्वार्फ हैं, तो भी मैं टॉल ही रहूंगा, और अगर मेरी मदर टॉल है, पापा ड्वार्फ हैं, तो भी मेरा जीनोटाइप टॉल ही रहेगा।
दिस क्रॉस विथ सेक्स रिवर्सल, जहां आपने सेक्स का रिवर्सल कर दिया है, इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। यही क्रॉस क्या है, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस है। यानी रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल ने किया था, और क्यों किया था, तो उनको इंटरेस्ट था ये जानने में कि जो F1 इंडिविजुअल मिल रहा है उस पे पेरेंट का जो सेक्स है उसका कोई असर है क्या। यानी मैं मेल को टॉल रखूं, फीमेल को ड्वार्फ रखूं तो अलग रिजल्ट आएगा, और अगर मैं मेल को ड्वार्फ रख के फीमेल को टॉल करूं तो अलग रिजल्ट आएगा क्या। ये सोच करके उन्होंने किया था रेसिप्रोकल क्रॉस, और रिजल्ट क्या मिला, नहीं फर्क पड़ता। सेक्स रिवर्सल के बाद भी F1 का जीनोटाइप तो वही रहता है। यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक बात है, दिस इज रेसिप्रोकल क्रॉस, क्रॉस विद सेक्स रिवर्सल। अब आते हैं हम लोग फिर से अपने उस स्लाइड पे, और यहां मैंने बताया आपको, देखते हैं फिर से जरा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लैंग्वेज तो लंबा चौड़ा है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि अ क्रॉस विथ सेक्स रिवर्सल इज रेसिप्रोकल क्रॉस। यहां फिर से जरा देखिए, एक और एग्जांपल लिया हुआ है मैंने यहां पे। यहां मैंने लिखा है जो पोलन है वो कैपिटल जी वाला है, यानी जो मेल है वो कैपिटल जी वाला है, जो एग है यानी जो फीमेल है वो स्मॉल जी पेरेंट से आया है, तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, कैपिटल जी होगा। अब इसको चेंज किया हुआ, जरा देखो यहां पे, इस बार मेल को कैसा रखा हुआ है, स्मॉल जी। यहां पे कैसा था, कैपिटल जी। यहां पे कैसा रखा, स्मॉल जी, और फीमेल को कर दिया है कैपिटल जी। फिर भी F1 कैसा है, कैपिटल जी स्मॉल जी ही है। यानी ये दोनों आपस में क्या हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस हैं। ठीक बात है, तो यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। एक लाइन का डेफिनेशन आप कह सकते हैं, अ क्रॉस विथ सेक्स रिवर्सल इज रेसिप्रोकल क्रॉस। किसने ये क्रॉस करके बताया पहली बार, तो ये कंसेप्ट दिया हुआ है ग्रीगर जॉन मेंडल का, उन्होंने किया था। देखते हैं लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। When two parents are used in two experiments in such a way that in one experiment A is used as female parent and B is used as male parent, in the other experiment A will be used as male parent and B will be used as female parent, such type of set of experiment is called reciprocal cross। ठीक बात है, तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन जो आगे लिखा है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं समझाऊंगा नहीं, बस अभी आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आगे अपने आप ये समझ में आएगा ढंग से। लेकिन यहां याद जरूर रखिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं अभी। ये है कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। अब ये क्या है, दो तरह के जीन्स होते हैं आपके अंदर दो तरह के जीन्स हैं, एक है कैरियोजीन और एक है साइटोजीन। कैरियोन मतलब क्या, न्यूक्लियस। साइटो मतलब क्या, साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं आप। यानी अगर आप ध्यान दें तो आपके न्यूक्लियस में भी डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी डीएनए है। अब अगर डीएनए है तो ऑब्वियसली उस पे जीन्स होंगे, तो वैसे जीन जो कि न्यूक्लियस वाले डीएनए पे हैं उसे कहते हैं कैरियोजीन्स, और वैसे जीन्स जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए सेल ऑर्गेनेल्स के हैं, यानी प्लास्टिड का है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का है, उसे कहते हैं आप साइटोजीन्स। ठीक बात है। अब देखते हैं क्या बोला है मैंने, कैरेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय कैरियोजीन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। देखा आपने कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कैरियोजीन्स। अगर साइटोजीन होता तो फर्क पड़ता। एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि साइटोजीन होता तो फर्क कैसे पड़ता, अपने आप आगे समझ में आएगा आपको, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा अभी के लिए कि अगर साइटोजीन होता तो फर्क पड़ता। इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस विच इज बिकॉज ऑफ साइटोजीन, रिजल्ट्स चेंजेस बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। कैरियोजीन में असर नहीं पड़ता, साइटोजीन में असर पड़ता है। देन और इंफॉर्मेशन है आपके लिए, रेसिप्रोकल क्रॉस इज यूजफुल इन नोइंग सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अब ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, तो वैसे ट्रेट्स जो कि एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम पे हैं उसे कहते हैं आप सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स।
जैसे आप याद कीजिए, मैंने कहा था एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस या फिर हीमोफीलिया, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने समझाया था जब हेमिजाइगस, तो मैंने कहा था कलर ब्लाइंडनेस का जीन कहां पे है? एक्स पे है। एक्स कैसा क्रोमोसोम है? सेक्स क्रोमोसोम है। यानी आप कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस जो है अपने आप में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। हीमोफीलिया का जीन कहां था? एक्स पे था। यानी आप फिर से कहेंगे हीमोफीलिया जो है अपने आप में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। तो जो भी कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे मिलता है या फिर वाई क्रोमोसोम पे मिलता है, आप उसे कह देंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे हीमोफीलिया। तो मैंने कहा है रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर यूजफुल इन नोइंग सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि ध्यान रखिएगा आप। देन सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स शोज अ डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी आप याद रखिए, कैसे इसका जवाब बाद में मिलेगा। चलिए सेकंड पैराग्राफ एक बार फिर से समझाता हूं। मैंने कहा है कि अगर कोई जीन कैरियो जीन है तो उसमें आप रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई असर नहीं देख पाएंगे, जैसे कि यहां आप नहीं देख पाए थे, या फिर जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड लेके यूज बताया था एग्जांपल, वहां भी आपको डिफरेंस नहीं समझ में आया था क्योंकि वो कैरियोजीन के बारे में बात किया। अगर कोई साइटोजीन का इनहेरिटेंस देखेंगे आप, यानी वैसा जीन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पे है या फिर प्लास्टिड पे है, तो वहां आपको रेसिप्रोकल क्रॉस में अंतर दिखेगा रिजल्ट में। और क्या बोला है मैंने, जैसे साइटोजीन में अंतर दिखता है, वैसे ही अगर सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर का आप करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, वहां भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मोनिका, मैंने समझा दिया है दूसरा पैराग्राफ क्या है, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक स्लाइड वापस पीछे जा रहा हूं और एक और जो इंफॉर्मेशन था उसे भी स्टार मार्क करूंगा, यानी आप याद रखेंगे उसे। और वो इंफॉर्मेशन ये था कि जो टेस्ट क्रॉस है इसका आप यूज करते हैं टू फाइंड लिंकेज। लिंकेज तो पढ़े नहीं हो आप, लेकिन ध्यान रखेंगे इतना कि लिंकेज है कि नहीं है, वेदर लिंकेज इज देयर और नॉट, ये पता करने के लिए भी आप टेस्ट क्रॉस करते हैं, और हम लोग आगे करेंगे भी देखने के लिए कि लिंकेज है या नहीं। फिलहाल कैसे करते हैं ये तो लिंकेज में समझ में आ ही जाना है। अभी याद रखेंगे कि टेस्ट क्रॉस करके आप लिंकेज है या नहीं ये भी पता कर सकते हैं। ठीक बात है। तो ये था अबाउट टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। तो जो मैंने अभी समझाया टेस्ट क्रॉस का एक पॉइंट वो भी स्टार मार्क था, और जो मैंने अभी समझाया आपको अबाउट दिस रेसिप्रोकल क्रॉस वो भी अपने आप में स्टार मार्क था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आप समझ चुके हैं मोनोहाइब्रिड वैसे ही डाइहाइब्रिड है। दिस इज अ क्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स टुगेदर। जब आप दो अलग अलग कैरेक्टर का स्टडी एक साथ कर रहे हैं वही होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। देन मेंडल सेलेक्टेड ट्रेट्स फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एज फॉलोज। जैसे मोनोहाइब्रिड का स्टडी करने के लिए मेंडल ने प्लांट का हाइट लिया था, वैसे ही यहां पे दो कैरेक्टर कौन कौन लिए वो, तो एक है सीड का शेप जो कि राउंड होता है या फिर रिंकल्ड होता है। आपको सिंबल देख के समझ में आ ही गया होगा, या फिर पहले हमने बात किया ही है कि राउंड यूज्ड टू बी डोमिनेंट, रिंकल्ड यूज्ड टू बी रिसेसिव। चूंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है आपको दो लेना होगा कैरेक्टर, तो दूसरा क्या है, तो ये है सीड का कलर या फिर कह सकते हैं आप कॉटिलेडॉन कलर। ध्यान रखिएगा ये सीड शेप कह सकते हैं, इसे आप सीड कलर, यू कैन से दिस इज सीड कलर एज वेल। जिसमें हमने बात किया था पहले कि येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रिसेसिव। अगर यही फ्रूट का कलर होता तो वहां ग्रीन होता डोमिनेंट और येलो होता रिसेसिव। अगर आपको याद आ रहा हो तो डायग्राम गलत बना हुआ था, मैंने फिर उसको चेंज किया था लेक्चर के बीच में। तो यहां आपको दिख रहा है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अभी क्रॉस करेंगे। When F1 plants were self-pollinated to produce 4 kind of plants in F2 generation,
such as yellow round, yellow wrinkled, green round and green wrinkled in the ratio of 9:3:3:1, then this ratio is known as dihybrid ratio. ये रेशियो कैसे आया था ये हम लोग जरा समझेंगे। सर अब नींद आ रही है, क्या करे बेटा? इट्स अबाउट प्रायोरिटी। नींद तो मुझे भी आनी चाहिए, है ना? जैसे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वैसे ही मेरा भी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता है मुझे पढ़ाना है। आई हैव टू गिव माय बेस्ट। वैसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। नींद नहीं आनी चाहिए थी लेकिन आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको कुछ भी सीखना है तो, है ना? जब तक आप कोई भी काम कर रहे हैं और अपने कंफर्ट जोन में रह के ही काम करना चाहते हैं, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। अब क्रॉस कर रहे हैं अपन, अब देख रहे हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां जो दो पेरेंट लिए हैं वो कैसा है? तो एक है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ये एक पेरेंट है कैसा? राउंड येलो। दिस पेरेंट इज राउंड येलो। ये हुआ पेरेंट राउंड येलो। आपको पता है राउंड डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, और चूंकि मेंडलिज्म की बात कर रहे हैं, पेरेंट कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। तो वो प्योर लिया ही है मैंने, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा ये है, दिस इज, ये राउंड था तो दूसरा कैसा होगा? ऐसा कंट्रास्टिंग रिंकल्ड होगा। अब ये अगर राउंड येलो था तो ये कैसा होगा? ग्रीन होगा। दिख रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर ये सिचुएशन है तो अगर मैं कहूं कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में हुए होमोलोगस, इस पे ये क्या दिया जीनोटाइप? कैपिटल आर, यानी मैंने कहा कि यहां पे है कैपिटल आर, तो फिर यहां भी क्या होना चाहिए? कैपिटल आर। और दूसरा क्रोमोसोम है, ये रहा दूसरा वाला क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस हो गए। यहां पे मैंने कहा कि कैपिटल वाई है, तो यहां भी क्या होना चाहिए? कैपिटल वाई। जब मैं ये जीनोटाइप लिखता हूं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस ऑर्गेनिज्म का ऐसा क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन है, यस और नो। अगर मैंने कहा कि कोई पेरेंट है, कोई प्लांट है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो उसका मैं क्रोमोसोम ऐसे बनाऊं तो सही बनाया कि गलत बनाया? जस्ट लेट मी नो। बिल्कुल ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसा ही वहां पे रहा होगा। यानी यहां पे देखें तो जो दो क्रोमोसोम हैं, मैं यहां पे दोनों क्रोमोसोम फिर से बना रहा हूं। यहां जो दो क्रोमोसोम है वो रहा ये, यहां पे स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल आर, और यहां पे रहा दूसरा क्रोमोसोम, यहां पे स्मॉल वाई, और ये रहा स्मॉल वाई। ठीक बात है। अब जब इसका बनाओगे गैमेट, यानी इसका बनाओगे गैमेट, तो क्या बनेगा गैमेट? एक ही तो ऑप्शन बचता है, क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई। कोई भी अरेंजमेंट कर दोगे क्रोमोसोम का तो वही बनना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां से क्या बनेगा? हमेशा स्मॉल आर स्मॉल वाई बना गैमेट। यानी यहां से आया कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से आया स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों को मिलाया, कैसा बना? F1। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में आई क्या? ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्यों हुआ? अब अगर मैं इसका बनाऊं क्रोमोसोम का सिचुएशन, तो ये रहा एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब ये कैपिटल आर है तो यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे कैपिटल वाई है तो यहां पे स्मॉल वाई है। ये कैपिटल आर कहां से आया है? यहां से आया है। ये क्रोमोसोम कहां से आया है? यहां से आया है। ये वाला कहां से आया है? यहां से आया है। ये कहां से आया है? यहां से आया है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो आप लिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैसे आया? तो यहां से गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, यहां से बना स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला, ये दोनों गैमेट फ्यूज किए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना।
ठीक है ना। अब इसका करा रहे हैं अपन सेल्फिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं अपन? इसका सेल्फिंग करा रहे हैं। तो जब सेल्फिंग कराओगे तो देखते हैं कैसा कैसा गैमेट होगा। इसका गैमेट बनाना आपको तो आना ही चाहिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितने बने गैमेट? 2 टू द पावर n। n कितना है यहां पे? 2 टू द पावर 2 कितना? 4। तो 4 तो बनना चाहिए। और क्या होगा कॉम्बिनेशन? तो ये फॉर्क लाइन मेथड से आप बना सकते हैं। यहां देखिए, तो एक होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही 4 गैमेट बनेंगे। चूंकि सेल्फिंग कर रहे हो तो जो दूसरा प्लांट है उसका भी तो यही जीनोटाइप है ना। सेल्फिंग मतलब क्या हुआ? सेम जीनोटाइप वाले प्लांट के बीच में क्रॉस। तो जो दूसरा यानी ये था, दिस वाज मेल का गैमेट और ये क्या है? फीमेल का गैमेट। दोनों बराबर ही है। जब आप क्रॉस करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, पनेट स्क्वायर। आप क्लास के बाद कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करना स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, जो रिजल्ट मिलेगा इसका फिर से सेल्फिंग करना और आप कॉपी में खुद ही करना। यहां तो मैंने बना के रखा हुआ है कि समय कम लगे। अब यहां से देखो, ये कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है। तो कैपिटल आर 2 है, एक भी रहता तो क्या हो जाता? फिनोटाइप राउंड हो जाता, क्योंकि कैपिटल आर मतलब क्या? राउंड। तो ये राउंड हुआ और कैपिटल वाई भी यानी कैसा है? येलो। तो आप देख पाएंगे इस पनेट स्क्वायर में, आप देख पाएंगे इस पनेट स्क्वायर में कि ये वाला ये सब कैसे हैं? दे ऑल आर राउंड येलो टाइप के। ये सब कैसे हैं? जहां मैंने डॉट डॉट बना दिया है, ये सब कैसे हैं? दे ऑल आर राउंड येलो। क्रॉस चेक करना है तो रैंडमली किसी का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको देखते हो, यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। कैपिटल आर आया मतलब क्या? राउंड हो जाना चाहिए। कैपिटल वाई आया मतलब क्या? येलो भी हो जाना चाहिए। और दूसरा अपन देखें अगर, तो आप देखिए जरा यहां पे, ये सब कैसे हैं? तो ये सब ग्रीन और राउंड हैं। जो मैंने अभी बनाया है ट्रायंगल, जिसमें ये मैंने बनाया है एक डॉट, ये बनाया है मैंने एक डॉट, ये बनाया है मैंने एक डॉट, ये सब कैसा है? ये सब राउंड ग्रीन है। और आगे देखिए अगर, तो ये देखो आप, ये येलो, यहां भी येलो है, यहां देखो तो सब शेप दिख रहा है, रिंकल्ड है, लेकिन कैसे हैं कलर वाइज? ये रिंकल्ड येलो हैं। और ये कैसा दिख रहा है? तो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है। यानी आप अगर इसमें देखना चाहते हैं F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, ये तो था पेरेंट, ये तो था F1 और ये सब है F2। तो F2 में देखो आप, जो राउंड येलो हैं, दिख रहा है आपको राउंड येलो कितने हैं? 9 दिख रहे होंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राउंड येलो कितने हैं? 9 है। देन ग्रीन राउंड कितने हैं? जरा देखो, ये ग्रीन राउंड और ये ग्रीन राउंड मैंने बनाया हुआ था ट्रायंगल में, 1 2 और 3, ये रहा ग्रीन राउंड। देन देखिए ये कैसा है? ये रिंकल्ड येलो है तीनों, यानी रिंकल्ड येलो कितना है? ये भी 3 है। और एक और फिनोटाइप है, और वो कैसा है? वो है रिंकल्ड ग्रीन। इसके अलावा कोई और भी फिनोटाइप दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा होगा। यही 4 आपको दिखेंगे फिनोटाइप। चूंकि गैमेट कितना बना था एक पार्टनर से? 4, तो इसीलिए ऑफस्प्रिंग भी कितने होंगे डायहाइब्रिड क्रॉस में? 16, क्योंकि 4 इधर से बना गैमेट, 4 इधर से बनाए,
तो ऑब्वियसली कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन, 16 बनेंगे। वही 16 देखना चाहिए आपको यहां पे, 9 + 3 12 + 3 15 + 1 16 दिख रहा है। तो ये है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे वहां 3:1 था, वैसे यहां पे क्या है, 9:3:3:1 है। अब यहां से समझिएगा अच्छे से, ये 9 क्या था, ये 9 था राउंड येलो, ये 3 क्या था, तो ये था राउंड ग्रीन, ये 3 क्या था, तो रिंकल्ड येलो, और ये क्या था, रिंकल्ड ग्रीन। मेरी बात सुनिएगा अच्छे से और कोशिश कीजिएगा समझने का। मैं कह रहा हूं कि जो डाई हाइब्रिड का रिजल्ट है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड्स। रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड इज रिजल्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड्स। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस तो है, लेकिन यहां अगर हम लोग यहां स्टडी कर रहे हैं अपन 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का एक साथ, लेकिन अगर इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी अगर हम लोग स्टडी करें एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का, जैसे मान लो मैं देखता हूं यहां पे सीड के शेप को देख रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो जरा देखो इस F2 में अगर मैं देख रहा हूं सिर्फ सीड शेप, यानी कैसा हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा ना। अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ, तो कैसा मिलेगा ऑफस्प्रिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसका कराया आपने सेल्फिंग, हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां अगर मैं इसी क्रॉस में सिर्फ राउंड का देखूं इनहेरिटेंस, तो जरा देखो ये राउंड कितने हैं इसमें, यहां राउंड आपको दिख रहा है 12 है। राउंड कितना है, राउंड यहां पे 12 है, क्योंकि ये भी राउंड और ये भी राउंड है। राउंड कितने हुए, 12। और राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है, रिंकल्ड होता है। वो कितना है जरा देखो, ये रिंकल और ये रिंकल, कितने हैं रिंकल, 4। यानी राउंड इज टू रिंकल कितना हुआ, ये तो 3:1 ही हुआ। अगर आप वैसे ही येलो इज टू ग्रीन देखते, तो येलो कितना दिखेगा आपको यहां पे, फिर से जरा देखो, येलो ये रहा 9 और येलो रहा ये फिर से 3, यानी फिर से ये 12 है और ये 3 है, यानी यहां भी रेशियो क्या मिलता, 3:1। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो आपको दिखेगा मोनोहाइब्रिड वाला रिजल्ट यहां भी दिखेगा, और दिख रहा है आपको, मैंने बता दिया 3:1 दिख रहा है राउंड रिंकल्ड, और येलो ग्रीन कैसा दिख रहा है, वो भी 3:1 दिख रहा है। तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब यहां देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 में पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने हैं, आप आंसर कीजिएगा। ये जो मुझे मिला है 16 ऑफस्प्रिंग्स, आंसर आप करेंगे। जो 16 ऑफस्प्रिंग मिला है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, इसमें कितना पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप, कितने 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 यहां पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप। पेरेंटल फिनोटाइप इस 16 में कितने हैं, आप मुझे बताइए। Somebody is saying 12, somebody is saying 9, somebody is saying 9, 10, somebody is saying 2. देखते हैं, आंसर तो 10 ही सही है आपका। क्यों 10 सही है, आप इस क्रॉस में, ये तो आपका F2 है, फिर आंसर कीजिएगा मुझे आप, ये तो F2 है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसमें F2 में बताओ कितने पेरेंटल हैं, तो आप पेरेंट इसका इसे मानेंगे कि इसका पेरेंट आप इसे मानेंगे, ये पेरेंटल है कि ये पेरेंटल है। तो ये कंफ्यूज करता है, आप ध्यान रखिए। मैं आंसर बता रहा हूं कि भले ही इसका इमीडिएट पेरेंट ये रहा, क्योंकि किसी का तो सेल्फिंग किया होता ये मिला है,
लेकिन जब बोला जाए पेरेंटल तो आप इसको आप यहां देखना है, ना कि इसे देखना है। ये पेरेंटल होगा हमेशा, ये हमेशा F1 कहलाएगा, ये हमेशा F2 कहलाएगा। आप इसे पेरेंट नहीं मानेंगे। तो जरा देखो ये पेरेंट कैसा है, राउंड येलो। जरा देखो ना, कितना राउंड येलो, 9। और ये कैसा था, रिंकल ग्रीन। कितना रिंकल ग्रीन, 1। यानी 10 पेरेंटल हैं और 6 कैसे हैं फिर ये नया कॉम्बिनेशन है। जरा देखो, राउंड ग्रीन था क्या पेरेंट, नहीं था। पेरेंट था क्या रिंकल्ड येलो, नहीं था। यानी ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो 10 आर पेरेंटल एंड 6 आर रिकॉम्बिनेंट्स इन दिस क्रॉस। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहां फिर से एक समरी है उसी डाई हाइब्रिड क्रॉस का कि राउंड येलो का जब क्रॉस किया आप रिंकल ग्रीन के साथ सॉरी, तो F1 में आपको मिला सारा का सारा सॉरी राउंड येलो मिला आपको। उसका सेल्फिंग किया आप तो आपको ऐसा फिनोटाइप दिखा और इस प्रोपोर्शन में वो आपको देखने को मिला था। तो ये था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक और लॉ आया जिसे कहते हैं आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा देखते हैं क्या है ये एक्चुअली फोर्थ कंक्लूजन है। 3 आ गया था पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस से और ये फोर्थ कंक्लूजन है। ये क्या कहता है, तो द F2 जनरेशन प्लांट प्रोड्यूसेस 2 न्यू फिनोटाइप्स। दिखा था आपको 2 नया फिनोटाइप मिला था, 3:3 जो बीच में दिखा था वो नया फिनोटाइप था। So inheritance of seed coat color is independent from the inheritance of shape of seed. Otherwise it is not possible to obtain yellow wrinkled and green round type of seeds. जरा इसे समझने के लिए वापस आइए उसी डायग्राम पे। ये जो स्लाइड था अपना, इसमें यहां जो सिचुएशन है क्रोमोसोम का वो लिखा है मैंने। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है, दूसरे पे स्मॉल आर है, यहां पे कैपिटल वाई है, यहां पे स्मॉल वाई है। जरा समझिएगा अच्छे से। जब आप गैमेट का फॉर्मेशन कराए तो वहां देख रहे हैं आप, समझिएगा अच्छे से, ये है कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं, कर दूं क्या, फिर नोट्स नहीं मिल पाएगा आपको इसका। चलिए यही देखते हैं। तो ये आपस में होमोलोगस हैं, ये आपस में होमोलोगस हैं। अब जब इसका मियोसिस कराओगे आप, मेटाफेज 1 देखोगे आप, तो एक अलाइनमेंट ऐसा होगा जहां ये कैपिटल आर वाला और कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम ऊपर में है और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम नीचे में है। तो अगर ये बनेगा अलाइनमेंट तो गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि इस प्लेन में कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला क्रोमोसोम यही दोनों हो सकता है यहां पे क्या हो, स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम हो और यहां पे हो कैपिटल वाई वाला। अगर मेटाफिजिक प्लेट पे जो अभी का अरेंजमेंट मैंने बोला है वो ऐसा होता कि कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम है और स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम है, पहले था यहां पे कैपिटल वाई वाला, तो क्या बनेगा गैमेट, कैपिटल आर स्मॉल वाई जो कि ये रहा, और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहा 2। यानी यहां आपको यह समझ में आ रहा है, यहां यह समझ में आ रहा है आपको कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये क्रोमोसोम कैपिटल आर वाला कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। वैसे ही स्मॉल आर को देखें तो इट कैन गो विथ कैपिटल वाई एज वेल एज स्मॉल वाई। यही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, माना मैंने कैपिटल आर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर।
यानी कैपिटल आर कैन गो विथ कैपिटल वाई और इट कैन गो विथ स्मॉल वाई। सिमिलरली दिस स्मॉल आर कैन गो विथ कैपिटल वाई, कैन गो विथ स्मॉल वाई। इसीलिए आपको ये 4 गैमेट्स देखने को मिले हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जब आप कहते हैं अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो यहां कम से कम 2 जीन लोगे तभी ना, क्योंकि कंसेप्ट क्या कहता है, 2 अलग अलग जीन का इनहेरिटेंस आपस में इंडिपेंडेंट होता है। यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है इसका। इट कैन गो विथ स्मॉल वाई एज वेल। अब अगर आप मिक्सअप कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के साथ, तो मैं आपको बता दूं वो तो अलग चीज था। दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज अबाउट 2 जीन्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अबाउट 2 एलील्स ऑफ सेम जीन। ये कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ये है इसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात बराबर है? यानी इन सबका मिलने का चांस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस 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 एंड दिस जीनोटाइप इन गैमेट इज इक्वल। सबका मिलने का चांस बराबर है। कॉइन फ्लिप किया, हेड आएगा टेल आएगा, दोनों का चांस कितना है? 50% है। एग्जैक्टली वैसे ही क्रोमोसोम का अलाइनमेंट कैसा होगा मेटाफेज 1 में, ये तो रैंडम होता है ना, वो तो रैंडम होता है। इसीलिए इन चारों के होने का चांस बराबर है, यानी 25% ईच। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बढ़ते हैं और चलिए आगे लगता है नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ये जो कंक्लूजन 4th है विच इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, यही है 3rd लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यही है मेंडल्स 3rd लॉ। लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड लॉ। क्यों क्रिटिसाइज्ड है हम बात करेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या होता है? लिंकेज होता है इसका एक्सेप्शन। मैंने समझाया था आपको थोड़े पहले भी कि ये बाय चांस ये थ्योरी दे दिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनको लकीली मिल गया, अदरवाइज उनको लिंकेज मिलना चाहिए था। ही वाज लकी कि लिंकेज नहीं मिला। तो ये मोस्ट क्रिटिसाइज्ड है, इसका एक्सेप्शन लिंकेज है। जो क्या होता है आपको समझ में आएगा आगे। अभी के लिए फिलहाल इसका एक्सेप्शन लिंकेज है और ये सबसे क्रिटिसाइज किया हुआ लॉ है। प्रज्ञा कह रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड या उससे ज्यादा में ही पॉसिबल है। एग्जैक्टली डाई या फिर ऊपर ज्यादा लोगे तभी अब बात कर पाएंगे अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हां, कभी बात नहीं कर पाएंगे इन मोनोहाइब्रिड। मैंने कहा ही है कि दिस इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड। जो पहले के 3 पोस्टुलेट्स थे दे वर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड। ये मैंने कहा है बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड। हम लोग इसको डाई हाइब्रिड में पढ़े हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट। और अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत नहीं, आई वांट कि आप खूब अच्छे से आज जाके पढ़िए इसको, अच्छे से एनसीईआरटी बुक पढ़िए या फिर जो भी आपके पास सोर्स है उसे पढ़िए ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो को कई बार देखिए आप, अगर आपको डाउट है तो मेरे से पूछिए कहीं डाउट है तो। और अगली बार मिलेंगे तो एक हम लोग शॉर्टकट फार्मूला बनाएंगे कुछ इस तरीके से जो कि आपको काम आएगा, और इसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। अगला सेशन विल बी एंटायरली डेडिकेटेड टू क्वेश्चंस ओनली। तो मुझे पता है कई लोग उसमें बोर होंगे, आज किसी को नींद आ रही थी उसमें पक्का तो कई लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे। इसलिए मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास जब भी हो अपनी, उसके पहले आप थ्योरी से बिल्कुल यूज्ड टू हो गए हैं, सब कुछ समझ में आ गया है। नहीं आया है तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, खुद आप उसको डिग आउट कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका आंसर वगैरह, जो भी डाउट हो रहा है आपको। लेकिन अगली बार जब मिलें तो आप बिल्कुल हथियार के साथ आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए कि हाँ क्वेश्चन सर देंगे और फटाफट हम आंसर कर देंगे। विथ दिस मच कॉन्फिडेंस आप अगली बार आइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और अगली बार अगर क्लास फिर से ऐसे ही लेट होता है 9:15 बजे तक, तो दिन में ही सो लेना, है ना।
रात में नींद आ रही है या फिर बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इसको आप कहेंगे अगर बोर हो रहे हैं तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। थोड़ा आप इन्वॉल्व रहिए। चैप्टर मुश्किल है लेकिन आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी मुश्किल लगेगा। मैं इधर एफर्ट कर रहा हूं आपको समझाने में, इतना कुछ आप भी एफर्ट कीजिए समझने में, ठीक है ना, फिर चैप्टर अच्छा लगेगा आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।